नेक्स्ट इज डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म. मेथड ओवरराइडिंग प्ले इट्स रोल इन डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म. मेथड ओवरराइडिंग जो है वो रोल प्ले करता है किसमें? डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म में. अब डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं मेथड ओवरराइडिंग का. ओवरराइडिंग आपको क्लियर है कि रीडिफाइनिंग मेथड इन सब क्लास. ओवरलोडिंग सेम क्लास या डिफरेंट क्लास में हो सकती है, बट ओवरराइडिंग हमेशा सब क्लास में ही होगी. मैंने एक क्लास बना दी, क्लास X. यहां पर मेथड बनाए पब्लिक वॉइड M1 और एक मेथड बनाया पब्लिक वॉइड M2 और एक मेथड बनाया पब्लिक वॉइड M3. क्लास क्लोज. एक दूसरी क्लास Y, इसे एक्सटेंड कर लेते हैं X से, एक्सटेंड्स X, और यहां पर हमने एक मेथड को ओवरराइड कर दिया, पब्लिक वॉइड M2 को ओवरराइड कर देते हैं. ओवरराइडिंग मतलब रीडिफाइनिंग मेथड इन सब क्लास, और यहां पर लिख दिया SOP गुड, और यहां पर पब्लिक वॉइड M4 SOP M4 क्लास क्लोज. यहां पर भी SOP स्टेटमेंट्स लिख देते हैं, SOP M1, यहां पर SOP M2 और यहां पर SOP M3. तो हमने क्या किया? M2 को ओवरराइड कर रखा है यहां पर. ठीक है. अब डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म का रूल क्या है मैं वो बता देता हूं आपको. देखो, जो कंपाइलर है, कौन? जो कंपाइलर है, ये क्लास के अकॉर्डिंग चेक करता है, क्लास के रेफरेंस के अकॉर्डिंग चेक करता है. अगर कोई स्टेटमेंट, कोई मेथड की कॉल करेक्ट है तो ये अलाउड करेगा आगे जाने के लिए, अदरवाइज ये अलाउड नहीं करेगा. दूसरा फैक्ट व्हाट यू नीड टू रिमेंबर फॉर डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, कि कंपाइलर तो रेफरेंस के अकॉर्डिंग चेक करता है, बट एक्चुअल में मेथड उसका कॉल होगा जिसका एक्चुअल ऑब्जेक्ट होगा. बात समझ में आ गई? तो जब भी हम डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म की बात करेंगे, जो कि मेथड ओवरराइडिंग की बात करेंगे कि किस तरीके से डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म में ये रोल प्ले करता है, तो उसके लिए दो रूल याद रखने हैं. पहला, कंपाइलर हमेशा क्लास के रेफरेंस के अकॉर्डिंग चेक करेगा. अगर रेफरेंस के अकॉर्डिंग उस मेथड की कॉल हो सकती है तो वो आगे जाना अलाउड करेगा, वरना वहीं पे एरर दे देगा. अब अगर उसने अलाउड कर दिया तो सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं कि मेथड किसका कॉल होगा? जिसका एक्चुअल ऑब्जेक्ट होगा. रेफरेंस को नहीं देखेगा. रन टाइम पर जेवीएम किसे देखता है? जेवीएम देखता है एक्चुअल ऑब्जेक्ट को. ये दो चीजें हैं. कंपाइलर यानी जब आप कंपाइल कर रहे हैं वो सिर्फ सिंटैक्स चेक करता है, और जेवीएम का काम आता है रन टाइम पर जब एक्चुअल ऑब्जेक्ट का मेथड कॉल करना होता है. इज इट क्लियर? रेडी हो आगे बढ़ने के लिए? यस और नो? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं. मैं चेक कर लेता हूं आपकी नॉलेज. मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट बनाया y ob इक्वल टू न्यू y, ठीक है, और मेथड कॉल कर दिया ob डॉट m1 चलो पहले ये कर लेते हैं. x का ऑब्जेक्ट बनाया पहले, ob डॉट m1, ob डॉट m2, ob डॉट m3, ob डॉट m4. बताइए क्या आउटपुट आएगा. और आपने लिखना है
अगर आप नहीं लिखेंगे तो चीजें समझ में बिल्कुल नहीं आएंगी, यकीन मानिए। तो मैं आपको क्या टास्क दे रहा हूं, आप सॉल्व कीजिए, आंसर लिखिए अपना। अगर आपके पास नोटबुक है तो नोटबुक पे लिखिए या किसी भी चीज पर आप लिखिए, आप इसका आंसर दीजिए। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, राइट। चलिए, ऑल द बेस्ट। जिस लाइन पे लगे आपको कि यहां पर कंपाइलर एरर आएगी, उस लाइन को कमेंट कर देना, और कमेंट करने के बाद जो आउटपुट आए वो बताना आप। टाइम अप। लिखा? देखो, लिखोगे तो आपका फायदा है, नहीं लिखोगे तो लॉस होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हो क्या गया, राइट। इसलिए लिखना जरूर है। बताइए मुझे क्या आउटपुट आया आपका। पहली चीज, रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्लास रेफरेंस के अकॉर्डिंग कंपाइलर चेक करेगा। तो कंपाइलर में अगर हम कंपाइल करें इसे, तो एक्स क्लास का रेफरेंस है और ऑब्जेक्ट किसका है, ऑब्जेक्ट भी एक्स क्लास का ही है। रेफरेंस के अकॉर्डिंग कंपाइलर चेक करेगा, रेफरेंस है ob.m1, ओबी रेफरेंस किसका है, एक्स क्लास का रेफरेंस है। तो क्या एक्स क्लास के अंदर m1 है, बताइए है क्या, बिल्कुल है, ये रहा। फिर m2, क्या m2 है किसमें, ओबी रेफरेंस है एक्स का, तो क्या एक्स के अंदर m2 है, बिल्कुल है। ob.m3, ओबी रेफरेंस है एक्स का, तो क्या एक्स के अंदर m3 है, बिल्कुल है। ob.m4, ओबी रेफरेंस है क्लास एक्स का, तो क्या एक्स के अंदर m4 है, नहीं है। तो इसका मतलब कंपाइलर इस लाइन पर कंपाइलेशन एरर देगा, आपको इस लाइन को कमेंट करना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने इसे कमेंट कर दिया और इसे अब रन किया, क्योंकि कंपाइल हो जाएगा कमेंट करने के बाद। अब क्या आउटपुट आएगा, अब चलते हैं सेकंड स्टेप पर। जेवीएम किसके अकॉर्डिंग देखता है, जिसका एक्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट बताइए किसका बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा एक्स का। तो जब एक्स का ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके अंदर क्या क्या होगा, एक m1 होगा, एक m2 होगा और एक m3 होगा। 1001 किसे असाइन होगा, ओबी को असाइन होगा। ob.m1 यानी यहां पर क्या है, m1 प्रिंट किया है, यहां पर m2 प्रिंट किया है, यहां पर m3 प्रिंट किया है। तो प्रिंट होगा m1, m2 एंड m3 इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर, पक्का, ठीक है। मॉडिफाई कर दूंगा मैं इसे, कर दूं, ठीक है, कर देता हूं मैं। और मॉडिफाई करने के लिए मैंने क्या किया, कुछ खास नहीं करते, मैंने ये स्टेटमेंट्स हटा दी यहां से और मैंने क्या किया, इसे चेंज कर देते हैं, इसे कर दिया y। That's it। अब बताइए क्या आउटपुट आएगा। अगेन आपने लिखना है, कहीं राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो पूछ सकते हैं आप मुझसे, ठीक है। बाकी आंसर बताना है आपको। क्या कह रहे हो, पूछे कैसे, चलो बता देता हूं यार।
देखो ये M1 लिखा हुआ है, ये M2, ये M3, ठीक है। ये M1 मेथड है, ये M2 मेथड है, ये M3 मेथड है। M2 को ओवरराइड कर रखा है, यहां पे गुड लिखा हुआ है। ये M4 के अंदर हमने M4 लिखा है, ठीक है। चलो अब आंसर दो आप, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अगेन जहां पर आपको लगे एरर आएगी उस लाइन को कमेंट कर देना और बाकी का आउटपुट बताना है आपने। टाइम अप। बताइए क्या आउटपुट आया, चेक कीजिए। रेफरेंस किसका है, y का है। ऑब्जेक्ट किसका है, ऑब्जेक्ट भी y का है। रेफरेंस वेरिएबल है OB जो कि y का रेफरेंस है, तो y के अंदर चेक करेंगे क्या M1 है, बताओ है क्या, नहीं है, बट इनहेरिट होकर के जा रहा होगा क्योंकि y एक्सटेंड्स x है, यानी इनहेरिट होकर के जाएगा। कंपाइलर को इस बात का पता है कि वो x से एक्सटेंड है, इसलिए वो इसे अलाउड करेगा। OB.M2 ऑफ कोर्स उसके पास अपना ही है। OB.M3 इनहेरिट होकर के जाएगा। OB.M4